भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा साहब, हम बातचीत करेंगे क्योंकि बीजेपी को जब जहां जरूरत पड़ी वहां पर बीजेपी के लिए प्रभात सिद्ध हुए हैं दिग्गज नेता प्रभात झा साहब। सर, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर पहले चरण में 6 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो गई है। अब दूसरे चरण की बारी है, तीसरे और चौथे 4 चरण में वोटिंग होनी है। 28 से 29 तक कैसे लेकर जाएंगे बीजेपी को आप? 2014 में 27 पे थे, 2019 में 28 पर आए और 2024 में प्रकृति प्रदत्त प्रसाद के रूप में मोदी जी और भगवान राम की कृपा से, उनके कार्यों से, प्रधानमंत्री जी के, और जो वातावरण बना है वो स्वयं संकेत दे रहा है कि 14, 27, 19, 28 और 24 में तो स्वाभाविक लोग कह रहे हैं 29 की 29 आनी चाहिए। मैं कई सीटों पर गया, मध्य प्रदेश चौतरफा घूमा हूँ। मैं ग्वालियर में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आज ग्वालियर की बात कर लूँ, पास में मुरैना जाया तो वहाँ पर मैंने जनता के मन की बात जानी, पॉलिटिकल वहाँ के आंकड़े देखे, सिनेरियो देखा। वहाँ की सीटें तो फंसी हुई है, बड़ा टफ वहाँ पर इलेक्शन देखा जा रहा है। देखिए, चुनाव तो कहीं पर भी हो, हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं और ये चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे बता दूं आपको, ये चुनाव पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। देश को नरेंद्र मोदी जी चाहिए, भाजपा चाहिए, कमल चाहिए, और ये देश की मानसिकता है और देश ने मन बनाया हुआ है। इसलिए कोई प्रत्याशी को देख ही नहीं रहा है कि कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है। उनके सामने मोदी जी प्रत्याशी है और मोदी जी ने स्वयं गारंटी दी है, सबको, पूरे देश को दिया है। और आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी जब आए थे तो आज तक किसी प्रधानमंत्री के बारे में ये नहीं कहा गया कि मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है। जहां कहा जा रहा था कि अरे कमलनाथ जी की 150 सीटें आएंगी, वहां भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत बनाई। यह अपने आप में मोदी जी का ही करिश्मा था, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। हमारा कार्यकर्ता मेहनती है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, बूथ तक कार्यकर्ता है। चाहे जितना नाराज होगा, लेकिन समय आने पर वो लड़ाई में जब देखता है कि अरे सामने वाले के घर पे झंडा लग गया, तो फिर वो अपना झंडा डंडा सब लेके उतरता है मैदान में और भिड़ जाता है। क्या सिंगल शो चल रहा है, एकमात्र मोदी? अब आप देखिए, अमित शाह जी आए थे, आदित्यनाथ जी, योगी आने वाले हैं, राजनाथ सिंह जी घूम कर गए हैं। भाई, यहाँ पर नेताओं की कमी नहीं है ना। यहाँ सिर्फ भाई बहन नहीं है, यहाँ राजनेताओं की कमी नहीं, यहाँ कार्यकर्ता खड़े किए गए हैं। यहाँ पोस्टर चिपकाने वाला, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, पोस्टर चिपकाने वाला नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री बनते हैं, माइक पर अनाउंसमेंट करने वाले माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह जी प्रोफेसर छोड़कर, संघ का काम छोड़कर आते हैं तो भारत के रक्षा मंत्री बनते हैं। ऐसे अनेक नहीं, मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊं आपको। हम मैं ही हूं, मैं तो कहाँ का, मैं तो प्रदेश का रहने वाला ही नहीं था, मैं तो आपातकाल में आया था। तो मुझे पार्टी ने तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय मंत्री बना दिया, 2 बार राज्यसभा भेज दिया। सवाल है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और आज कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर इतना ही है कि वहां नेता नेता रह गए हैं, यहाँ कार्यकर्ता की लाइन लगी हुई है। वो बड़ी रोचक बात आपने कही कि आप आपातकाल में मध्य प्रदेश के दिल में आए। क्या हुआ था उस वक्त? कब? आप कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश का, मैं आपातकाल में इमरजेंसी में आया था, बम्बई में, बम्बई से ही आया था मैं 1976 में, और वहां पर मुझ पर वारंट था। आपातकाल में मेरा परिवार पूरा जनसंघी परिवार रहा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव थे। तो एग्रेसिव थे और 17 साल की उम्र थी। तो ग्वालियर में जीजा जी रहते थे, जिया जी राव कॉटन मिल में टेक्सटाइल इंजीनियर थे। वो आए तो वो और घबरा गए, तो उनको लगा कि ये तो
फंसा देगा, हम ही लोग फंस जाएंगे। तो उनका बाई दी वे तबादला बॉम्बे डाइंग हो गया, तो बॉम्बे डाइंग चले गए। फिर मैंने कहा ना, अब मैं ग्वालियर नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। तब से लेकर मैं यही हूँ। जब वारंट निकला था तो आपकी ये 17 साल थी? 17 साल की थी। वारंट निकालने वालों ने उम्र भी नहीं देखी? नहीं 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 नहीं, वारंट निकालने वालों ने उम्र सब देखी होगी, लेकिन उस समय तो नहीं, उस समय जनसंघ नहीं, उस समय ये देखा कि ये कौन खतरनाक है, संघ का है, जनसंघ में तो था ही नहीं। मैं संघ का स्वयंसेवक था। सवाल उस समय सिर्फ था कि आपातकाल में नंबर गेन करना है, इंदिरा जी को खुश कर रहा है। और मैं अपनी राजनीति में सब जगह कहता हूं कि मैं राजनीति में अगर आया भी तो धन्यवाद देता हूं इंदिरा जी को कि न आपातकाल लगाती, न मैं ग्वालियर आता, न मैं इस तरह से जुड़ता, न पत्रकार बनता, न पत्रकारिता से मैं राजनीति में जाता। पर आज कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता कहते हैं कि आज का जो दौर चल रहा है, जो सरकारें चल रही हैं, वो ये इमरजेंसी का दौर है। राहुल गांधी कहते हैं कि आपकी बार मौका मिल गया तो संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में। और क्या कहेंगे वो? अगर संविधान खतरे में है, जब स्वयं कांग्रेस खतरे में है तो सब चीजें खतरे में है। राहुल जी खतरे में है, क्यों नहीं जा रहे अमेठी, क्यों नहीं जा रहे रायबरेली? आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि 80 लोकसभा क्षेत्र यूपी की, उसमें कितने पे लड़ रहे हैं? 17 पे। और बिहार में 40, उसमें कितने पे लड़ रहे हैं? 7। कुल मिलाकर देख लीजिए 120 में से कितने सीटों पे लड़ रहे हैं। सरकार बनाएंगे। जनता ने 4 जून के पहले, ये पहला चुनाव है 40 साल बाद। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उस समय लोगों ने कह दिया था कि अब की कांग्रेस जबरदस्त आ रही है, पहले ही बोल दिया था। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता 4 जून का परिणाम अभी से कह रही है कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा लगा रही है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जोश था। एक दिन पहले पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ थम नहीं रही है। और अब लेटेस्ट जानकारी ये है कि राहुल गांधी सतना दौरे पर नहीं आ रहे हैं। ये कौन सा सीमांकन चल रहा है कांग्रेस पार्टी में इस वक्त? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं कांग्रेस का तो हूं नहीं। राहुल जी जाने और उनकी पार्टी जाने, 83 साल के खड़गे जी जाने और 52 साल के राहुल जी जाने। भाई बहन माँ पार्टी चला रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि देश में जितनी भी पार्टियां हैं, जिस नीतीश कुमार जी ने इंडिया बनाया था वो खुद ही बीजेपी में आ गए, बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली, इंडिया ही टूट गई। कुल मिलाकर क्या है कि उद्देश्य क्या है, क्या सोचते हैं आप? राजनीति में कोई क्लियरिटी है राहुल गांधी जी की? वो बोल देते हैं हिंदुत्व क्या होता है। जिस पार्टी को इतनी जानकारी न हो, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और राम जी का जो ट्रस्ट बना है रामलला का, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय चंपत राय जी को, माननीय नृत्य गोपाल दास जी को, माननीय गोविंद गिरी जी को, माननीय निपेंद्र मिश्रा जी को सॉरी, उन्होंने निमंत्रण दिया खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को। अरे हमसे बैर हो सकता है, हमारी विचारधारा से बैर हो सकता है, मोदी जी से दुश्मनी हो सकती है, आप भाजपा से दुश्मनी हो सकती है, भगवान से बैर। और भगवान का निमंत्रण ठुकरा दिया आपने, तिरस्कार बहिष्कार राम का। तो ये देश तो भगवान राम का ही है, विश्व में राम पूजे जाते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, नीलाम भुजग श्याम मलको मलांगम, सीता समारोह पितवाद वादम। ये देश जो राम का नहीं वो काम का नहीं। अब आपने भगवान से बैर लिया है तो भाजपा पे भगवान प्रसन्न है तो 400 पार। अब आपका क्या हाल होगा ये आप जाने। कितना बड़ा मैं उदारता देता चंपत राय जी लोगों को, जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं, इतना बड़ा कलेजा दिखाया कि नहीं भगवान राम सबके हैं और हैं ही सबके, और आने से मना कर दिया आपने।
ठुकरा दिया कि नहीं जाएंगे। ये क्या है? भारत में रहकर विश्व में पूजे जाने वाले भगवान राम, और जब तक सृष्टि तब तक राम की दृष्टि, और उस दृष्टि से आप मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त हो जाइए। और इसीलिए लोग कांग्रेस छोड़ छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया है, उस पर ज्यादा डेप्थ में नहीं आऊंगा यहाँ पर, कि उसमें भगवा कलर है। ये भगवा कलर से इतना ऐतराज क्यों है? भगवा तो राष्ट्रध्वज में भी है। किसमें भगवा ध्वज है? केसरिया कलर भगवा में, तिरंगे में भी है। नहीं तो उनको एलर्जी होगी। ममता जी को किस चीज से कब कहा है? अटल जी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनने में एलर्जी नहीं थी। अटल जी ने कितना सम्मान किया उनका, कि उनकी माता जी के घर जाकर उनकी माता जी का चरण स्पर्श किया। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री रहते हुए माता का सम्मान करना, उन्होंने कहा कि नहीं, ममता की मां है तो मैं पैर छूऊंगा। राजनीति की जो स्थितियां बन गई है अपने अपने तक सीमित है। पश्चिम बंगाल के बाहर कहाँ है वो? अखिलेश जी यूपी के बाहर कहाँ है? वो तेजस्वी जी कहाँ हैं बिहार के बाहर? कोई अखिल भारतीय पार्टी है क्या ये लोग? आज केरल से कश्मीर तक अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो सब परिवार चला रहे हैं, और परिवार चलाने का दुष्परिणाम सब भुगत रहे हैं। अब वो कह रहे कि मैंने किडनी दे दी, तो पिताजी को किडनी देकर पिताजी की जिंदगी बचाना बेटी का धर्म होता है। और किडनी वही दे सकता है जिसका सिम्टम्स मिलता हो। परिवार के ही लोग देते हैं, या जिसका सिम्टम्स मिलता हो। अब इस उपकार किया पिताजी का, और जनता पर बोझ बन रही हैं आप। ये कैसी राजनीति है? इसलिए मुझे लगता है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। ये राजनीति इस समय ऐसी हो गई है विपक्ष की, स्वतः विवेकहीन होते जा रहे हैं। ये विवेक किस किस का मर गया है? नहीं, मरा नहीं है। कौन सी पार्टी बची मुझे नाम बताइए ना। सीताराम येचुरी जी की पार्टी है क्या? कहाँ है प्रकाश कारत? कहाँ है बृंदा कारत जी? ये तो सलाहकार बन गए राहुल गांधी। बनने दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, कहाँ है मुलायम सिंह जी की पार्टी? कहाँ है लालू जी की पार्टी? तेजस्वी में हिम्मत है किसी सामान्य व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे अपनी पार्टी का? है हिम्मत उनमें? अखिलेश जी में चाचा को हटा दिया था। खड़गे को राहुल गांधी ने तो बना दिया। कांग्रेस खड़गे जी को बना दिया तो खड़गे जी चला रहे हैं। पूछिए देश की जनता से कौन चला रहा है? खड़गे नहीं चला रहे कांग्रेस पार्टी। मैं हमेशा कहता हूं खड़गे जी राहुल जी के प्रतिनिधि हैं, वे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं। वो वृद्ध है और नहीं, बहुत अनुभवी नेता है, बहुत ईमानदार नेता है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी है ना। कितनी सभा हो रही खड़गे जी के देश में? हो रही है। आप मुझे बताओ, मध्य प्रदेश आए क्या? शायद राहुल गांधी की जगह रिप्लेस होके आ जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बताइए 83 साल के वृद्ध को आप कितना दौड़ाओगे? अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। चुनाव चुनौती से लड़ी जाती है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी जिस उम्र में हैं, उसके बावजूद एक दिन में 4 सभाएं, 2 रोड शो कोई प्रधानमंत्री कर सकता है। लेकिन हैदराबाद के नगर निगम चुनाव को हमने चुनौती से लिया और 45 सीटें जीती वहां पर। और आज इस बार पहली बार चुनौती वहां पर एक महिला दे रही है भाजपा की। सवाल क्या है कि हम नगर निगम का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, और इसीलिए इन चुनावी झंझटों से मुक्त होने के लिए भारतीय जनता पार्टी 35 दलों ने कह दिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। राम मंदिर का आमंत्रण जाता है तो अस्वीकार कर देते हैं कांग्रेस पार्टी। एक और विपक्षी गठबंधन का एक दल है, सनातन को खत्म करने की बात कहते हैं। कमलनाथ कभी बदनाम भारत जैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या कह देते हैं, आपको मुझको दोनों वाकिफ हैं उससे। और दिग्विजय सिंह आर्मी को लेकर क्या बयान देते हैं।
तो ये तमाम जब कॉम्प्रहेंसिव इन बयानों के बारे में प्रभात झा सोचते हैं, वो प्रभात झा जिन्होंने लड़ाई लड़ी तो वो नाबालिग थे, 17 साल नाबालिग एज होती है, FIR दर्ज हो गई, अपना गृह निवास छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। अब जब घर की बात विदेश में होती है और बुराई होती है तो हृदय में क्या चलता है? देखिए क्या है, हम क्यों काम कर रहे हैं राजनीति में, इसकी जब तक स्पष्टता नहीं है, सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं क्या? सत्ता एक उद्देश्य है सेवा का, लेकिन खाली सत्ता ही सब कुछ। हम 2 पर थे, अटल जी ग्वालियर से हार गए थे, फिर भी हम नहीं हारे, और अटल जी ने कहा कि चुनाव हारे हैं, मन नहीं हारे हैं। हारने के बाद ये कहा था। हाँ, और उसके बाद फिर संघर्ष हुआ, फिर 82 पे आए, फिर 96 पे आए, फिर 182 पे आए, आज 303 पर हैं, NDA मिला के 353 पर हैं। देखिए राजनीति में संघर्ष देखता है। भारतीय जनता पार्टी वर्षों विपक्ष में रही है। आज क्या हो गया है कि कांग्रेस सहित अन्य दल जो घटक दल हैं इनके UPA के, सत्ता के मद में चूर हैं जब सत्ता है नहीं, और विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे। विपक्ष चाहिए जनता के दर्द को सहलाने वाला, विपक्ष चाहिए सड़कों पर संघर्ष करने वाला। विपक्ष एसी चैम्बर से नहीं होता है। अगर राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की तो उसका प्रतिफल क्या मिला उनको? राजस्थान भी हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, और छत्तीसगढ़ जिस पर दावा था उनका वो भी हारे। कॉज नहीं पता, चले जा रहे हैं अंधेरे में लाठी चलाने से। आज राजनीति में हम क्यों काम कर रहे हैं? अगर मेरे ध्येय का, मेरे लक्ष्य का, मेरी विचारधारा की स्पष्टता मेरे जीवन में नहीं है तो मैं क्या काम करूंगा? इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस लक्ष्य से भटक गई है। अखिलेश जी लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री बनने से मजा आता है गुरु। तेजस्वी जी को लगता है कि अरे यार एक उप मुख्यमंत्री 2-2 बार बन गए। अब वो चाचा को पलटू राम बोलते हैं। अब चाचा ने जब हरकत देखी कि बहुत खेल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी ने, तो उन्हें कहा पिंड छोड़वाओ नहीं तो मर ही जाएंगे अपन। सवाल क्या है कि राजनीति में क्यों काम करते हैं, इसकी स्पष्टता नहीं है। परिवार की विरासत से राजनीति करने का यदि लक्ष्य नहीं है आप में कि आपके दादा पुरखे क्यों खपे आपके दादा पुरखे, वो है ही नहीं पता। कांग्रेस, अब बीजेपी की बात कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी से जो दिग्गज नेता बीजेपी में आए हैं, 2020 में जो शुरुआत हुई थी अब तक जारी है। ये कहा जा रहा है कि सीनियर नेता और कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है। कार्यकर्ता के बीच में जब आप जाते हैं, सीनियरों की भी बात करिए, क्योंकि सीनियरों का भी हक मारा गया और कार्यकर्ता अपने आप को अनदेखा महसूस कर रहा है। कहाँ हक मारा जा रहा है और किसको हक दिया जा रहा है? ये पार्टी खुली हुई है। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, जो आना चाहे बीजेपी में आए। बीजेपी विचारधारा की पार्टी है। भगवान राम से सब प्रभावित होकर आ रहे हैं। अच्छा, हम कैसे कह दें कि मत आओ भाई, अपना घर ठीक रखो ना। सिंधिया जी आए तो वो क्यों आए, क्यों नाराज हुए थे कांग्रेस से? आप बता दीजिए, आप तो ग्वालियर की हैं। नहीं, बातचीत भी अब तो बातचीत भी अच्छी होगी। नहीं, मेरी तो होती है, पहले भी कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के कारण आए हो। राजनीति में किसी के अस्तित्व को चुनौती देंगे आप और किसी के मेहनत को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर सहने की सीमा होती है। कार्यकर्ता क्या कहता है प्रभात झा साहब से? नहीं, कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं, देखिए हमारा कार्यकर्ता बहुत डाइल्यूट है, उदारता का केंद्र बना हुआ। हमारी पार्टी भी बहुत उदार है। कब तक उदार बने? अरे हमेशा आइए, कौन मना कर रहा है आपको? भाई जबरदस्ती तो हम किसी को बुला नहीं रहे हैं। आने के बाद पार्टी को समझिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं से घुलिए, मिलिए, लगेगा समय धीरे धीरे। आखिरी सवाल है मेरा, ग्वालियर चंबल की कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के कांटेक्ट में है, प्रभात झा से भी बातचीत करते हैं? नहीं, जितने भी नेता हैं वो मेरे सबसे दोस्त हैं मेरे,
कांग्रेस का प्रत्येक नेता मेरा दोस्त है। मैं विरोधी कभी किसी को नहीं बनाता, दुश्मनी किसी से नहीं रखता। विचारधारा का विरोध सदैव रहेगा। मैं अपने को सर्वदलीय तो नहीं कह सकता, लेकिन सर्वदलीय नेताओं से दोस्ती और एक दलीय भाजपा के प्रति अटूट निष्ठा के साथ काम करता हूं। कमिटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये मेरे दोस्त लोग भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रभात झा अपनी सभा कहां देख रहे हैं पार्टी में? मैं जहां हूं वहां रहकर भी प्रसन्न हूं। ये फैसला पार्टी करती है कि प्रभात जी को कहां रखना है। मैं हमेशा कहता हूं, पार्टी ने कभी अभी विष्णु जी का फोन आया कि आपको सतना जाना है, सतना के लिए रवाना हो रहा हूं। जो पार्टी कहती है उसमें हां, पार्टी नहीं कहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उपयोग जानना पार्टी का काम है। पार्टी जो कहेगी वो हमेशा किया है। 47 वर्ष हो गए लगातार काम करते करते, 17 साल की उम्र से काम करते हैं, इसलिए इस बात की चिंता नहीं। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया है, और मैं सम्मान का भूखा नहीं हूं। और आज भी मैं जिस जिले में, जिस परिवार में, जिस मंडल में जाता हूं, कार्यकर्ता पद नहीं देखता है कि प्रभात जी पदहीन हैं, लेकिन वो ये कहता है कि प्रभात जी प्रतिष्ठा युक्त पार्टी के कार्यकर्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। पूर्व पत्रकार और बीजेपी के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद रहे प्रभात झा साहब से हम बातचीत कर रहे थे। प्रभात झा एकमात्र ऐसे पूर्व राज्यसभा सांसद या फिर बीजेपी के नेता हैं जिन पर आपातकाल के समय 17 वर्ष की उम्र में केस दर्ज हुआ। मुंबई से ग्वालियर आ बसे और जो विचारधारा की लड़ाई थी, उन्होंने कहा आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, जहां सीट पर टशन यानी सियासी टशन बढ़ता है, जहां बीजेपी अपने आप को कमजोर आंकती है, वहां प्रभात झा को भेज देती है बीजेपी को जिताने के लिए। 29 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा साहब ने। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर।